क्लास 9 कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे, है ना। हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको जो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन वाले चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब ये उसी चैप्टर का दूसरा वीडियो है। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन और करवाने के लिए रह गए हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो और इसका बना दिया जाए और इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन वाले चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होगा, यानी एक वीडियो रह चुका है, ये दूसरा वीडियो होगा ना, 2 पार्ट में ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ समझेंगे। पहले मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसे हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि मैं ये जितने भी क्वेश्चंस इन वीडियो में डिस्कस करवा रहा हूँ, ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं इन वीडियोस में डिस्कस करवा रहा हूँ, है ना। इनको आप कर लोगे, बस इतना ही कर लोगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपको मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चन को कर लिया फिर आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, डिस्क्राइब हाउ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड। आपको ये बताना है कि हमारे जो पीएम है यानी प्राइम मिनिस्टर हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बताना है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिए हैं और इस जो आपके सामने ये क्वेश्चन आया है इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने इसमें लिया है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजॉरिटी इन लोकसभा एज पीएम। ठीक है, तो पहले हम कुछ वर्ड्स हैं इसमें उनको समझते हैं। मेजोरिटी पार्टी से यहाँ पर क्या मतलब बनता है, मतलब किसी भी पार्टी को बहुत ज्यादा संख्या में लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। ठीक है, तो वो पार्टी मेजोरिटी पार्टी कहलाती है। ठीक है, मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत, यानी बहुत सारे लोगों का मत इसमें शामिल होता है। ठीक है, कोलिशन पार्टी से यहाँ पर क्या मतलब है, अलग अलग पार्टी जब मिल जाती है ना उसको बोलते हैं गठबंधन। जब अलग अलग पार्टीज मिल जाती हैं एक जगह आके आपस में गठबंधन कर लेती हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोलिशन ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो ऐसी गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है, अब इस पूरी लाइन का मतलब यहाँ पर समझते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टी दैट कमांड्स अ मेजोरिटी इन लोकसभा एज पीएम। ठीक है, तो प्रेसिडेंट उसी मेंबर को यहाँ पर पीएम बनाते हैं जिस मेंबर के पास लोकसभा के अंदर मेजोरिटी होती है। मेजोरिटी से मतलब यानी कि ज्यादा संख्या में लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो उसी पर्सन को क्या कर दिया जाता है, पीएम अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स मेजोरिटी, अगर ऐसा केस हो जाता है जिसमें किसी भी सिंगल पार्टी को या अलायंस को, यानी कि बहुत सारी पार्टियों को मिलकर किसी भी तरीके से मेजोरिटी नहीं मिल पा रही है ना, फिर हमें क्या देखने को मिलता है, जो प्रेसिडेंट है ना वो ऐसे पर्सन को चूज करते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा मेजोरिटी होती है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों बातों में, ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझिए। यहाँ पर जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसी के मेंबर को, यहाँ पर जैसे कोई एक मेजोरिटी पार्टी है और उसके अंदर जो मेंबर्स है उनमें से जिस मेंबर को मेजोरिटी मिलती है वो पीएम बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर किसी भी पार्टी को के पास मेजोरिटी नहीं है तब क्या होता है, तब किसी भी मेंबर को, है ना, जिसके पास सबसे ज्यादा मेजोरिटी होती है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। फिर थर्ड पॉइंट हम यहाँ समझेंगे, मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम पार्टी और कोलिशन गवर्नमेंट दैट हैज मेजोरिटी इन लोकसभा। अब पीएम तो डिसाइड हो गया कि पीएम कौन बनाता है, कौन चूज करता है ना। अब यहाँ मिनिस्टर्स की बात हो रही है कि मिनिस्टर्स जो होते हैं वो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट या फिर जो मेजोरिटी गवर्नमेंट होती है, मेजोरिटी पार्टी होती है, उसी में से चुने जाते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे समझेंगे, पीएम इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो यहाँ पर जो पीएम होते हैं वो पीएम डिसाइड करते हैं कि किसको मिनिस्टर बनाना है और किसको नहीं। वो हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको रिकमेंडेशन भेजते हैं कि इन इन लोगों को आप मिनिस्टर बनाइए। ठीक है, a member who is not a member of parliament also become a minister। कोई भी व्यक्ति जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है उस समय पर, है ना, उसको भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, he or she has to get elected for any house within 6 months। चाहे वो लेडीज हो चाहे वो
पुरुष हो, है ना, उनको 6 महीने के अंदर उस किसी भी एक हाउस का, चाहे वो राज्यसभा चाहे वो लोकसभा, किसी भी एक हाउस का मेंबर 6 मंथ के अंदर बनना पड़ता है, यानी इलेक्ट होना पड़ता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ खास बातें हैं कि किस तरीके से पीएम का चुनाव होता है, मतलब पीएम डिसाइड किया जाता है और उसके साथ साथ मिनिस्टर किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं। तो ये सारी बातें आपने समझ ली होंगी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का यहाँ पर पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, Why is Indian judiciary considered one of the most powerful in the world? Give any 3 reasons. पूछा ये गया है कि जो इंडियन जुडिशरी है ना, यानी कि भारतीय जो न्यायपालिका है, उसको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों माना गया है ना। इसके लिए 3 रीजन आपको देने हैं, कोई भी इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से कोई भी 3 पॉइंट आप देकर आंसर को लिख देंगे। ठीक है, समझ लेते हैं। Once a person is appointed as judge of Supreme Court or High Court, it is nearly impossible to remove him or her. अगर कोई व्यक्ति एक बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया जाता है, तो ये मान लीजिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है एक तरीके से उसको रिमूव करना। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा, जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय इम्पीचमेंट। अब जज को रिमूव करना एकदम से इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि उसका प्रोसेस जो है ना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इम्पीचमेंट प्रोसेस से किसी भी जज को रिमूव किया जाता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस 2 ही लोगों के लिए अप्लाई होता है। एक तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, किसको? प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, जज को हटाना है तो इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इम्पीचमेंट प्रोसेस का मतलब यहाँ पर ये है बच्चों कि ये जो प्रोसेस है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में चलाया जाता है। ठीक है, मतलब जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है उसके दोनों मेंबर यहाँ पर सहमत होने चाहिए। अगर वहां पर किसी भी तरीके का कोई आरोप प्रेसिडेंट पर प्रूव हो जाता है तब जाकर, या जज पर प्रूव हो जाता है तब जाकर वो हटाए जा सकेंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ही टेढ़ा है एक तरीके से, क्योंकि वहां पर आपको सहमति सभी लोगों की हो नहीं पाएगी और ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है भाई, इसीलिए बोला जाता है नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव। ठीक है, किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं है, कहने का मतलब ये है इनको रिमूव करना। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज पावर्स टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रेट कर सकते हैं। मतलब उसमें किसी भी तरीके के बदलाव की जरूरत है, चेंजेस की जरूरत है, तो यहाँ पर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो दूसरी बात आपने ये समझ ली। ठीक है, अगला पॉइंट हम समझेंगे, सैलरीज कैन नॉट बी रिड्यूस। तो हमारे जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, उनकी सैलरीज को रिमूव नहीं किया सकता, कट नहीं किया जा सकता है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन प्रोसीजर ऑफ वर्क। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं वो अपना प्रोसीजर ऑफ वर्क, मतलब उनको काम किस तरीके से करना है उसके लिए वो फ्री होते हैं, उसको डिसाइड करने के लिए दोनों फ्री होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। ठीक है, तब कोई इसमें इंटरप्रेट नहीं कर सकता कि आपको ये अपना जो काम है वो इस तरीके से करना है, नहीं। एंड दे आर फ्री टू डू देयर वर्क बाय देमसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई उनको इंटरप्रेट नहीं कर सकता उनके काम में। तो ये कुछ खास बातें हैं बच्चों जो आपको समझ में आ गई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने पूछा है आपसे कि डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। 3 पावर्स के बारे में बताना प्रेसिडेंट की कौन कौन सी होती हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है पहला पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होल कंट्री इज कैरिड ऑन हिज नेम, है ना। तो अपनी कंट्री को, अपनी जो कंट्री है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही चलता है। कहने मतलब ये पूरी कंट्री में जो भी कार्य होते हैं, है ना, वो सारे कार्य प्रेसिडेंट के नाम पर ही किए जाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने लिया है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर्स, गवर्नर्स एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर किस किस को अपॉइंट करते हैं वो आपने समझ लिया, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, गवर्नर्स ऑफ स्टेट एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, ये इनके पास पावर है। एंड अगला समझते हैं, ही इज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हमारी 3 फोर्सेस हैं जो इंडिया के अंदर, है ना, आर्मी, नेवी
एंड एयर फोर्स, है ना। तो ये तीनों फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं, सर्वोच्च कमांडर कहे जाते हैं, ठीक है भाई। एंड द लास्ट वन, नो बिल बिकम द लॉ अंटिल इट इज साइंड बाय प्रेसिडेंट, है ना। तो लास्ट वाले पॉइंट से हमें ये समझने को मिलता है कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कितना भी हंगामा मचाते रहे, कितने भी बिल पास करते रहें, लेकिन कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि उस पर प्रेसिडेंट के साइन नहीं हो जाते। प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद ही कोई भी बिल कानून में तब्दील होगा, कानून बनकर तैयार होगा और तब जाके वो इम्प्लीमेंट हो सकेगा, है ना। तो बिना प्रेसिडेंट के साइन के कुछ नहीं हो सकता। तो ये पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, है ना। इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में इलेबोरेट करके बड़ा बड़ा करके इसको लिख देंगे, ठीक है भाई। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, डिस्क्राइब पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। तो मैंने पहला पॉइंट इसमें लिया है, इट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। एक पहला, इससे पिछला क्वेश्चन एक मैंने करवाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास इतनी पावर होती है कि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें अगर किसी अमेंडमेंट की जरूरत है या उसमें से कुछ काटना है, कम करना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट वो ये सारी चीजें कर सकता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, है ना। तो हाई कोर्ट में जैसे बहुत से लोग हाई कोर्ट में केस फाइल करते हैं लेकिन हाई कोर्ट में उनकी नहीं सुनी जाती या फिर हाई कोर्ट में वो केस सॉल्व नहीं हो पाता, तो उसके बाद वो जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जैसे बोलते हैं ना, मूवीज में देखा हो, मैं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले जाऊंगा, है ना। तो वो वाली बात है। तो हाई कोर्ट में जब बात नहीं बनती तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। देन इट एक्ट एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो फंडामेंटल राइट का एक तरह से गार्जियन की तरह काम करता है ना। गार्जियन से मतलब आप समझते हो जो आपके संरक्षक होते हैं, जो आपके माता पिता हैं, वो आपकी प्रोटेक्शन करते हैं ना। ऐसे ही जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। कि जब आपके किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को कोई भी पर्सन वायलेट करता है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत हुआ है, ठीक है। इट इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, किसमें, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में, है ना। तो सिविल और क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा, तो उनमें जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो सुप्रीम कोर्ट है ना। इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं, यही सबसे बड़ा है। इट कंट्रोल जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अपनी कंट्री के अंदर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये सारी पावर्स हैं किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, है ना। सुप्रीम कोर्ट तो एक तरीके से क्या है, पिताजी हैं, और हाई कोर्ट क्या है, बेटा जी हैं, है ना। और लोअर कोर्ट्स क्या है, बच्चा जी ठीक है। तो इस तरीके से हायरार्की होती है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे लोअर कोर्ट्स, या उनको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से हायरार्की होती है इसमें, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझा दिया है सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में, और मुझे लगता है आपने अच्छे से समझ लिया होगा और आप अच्छे से साथ के साथ प्रैक्टिस करते चले जा रहे होंगे, ठीक है। चलिए फिर इस वीडियो में इतने क्वेश्चन मुझे लगता है इनफ होंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं मैंने इन 2 वीडियोस में आपको करवाने की पूरी कोशिश करी है। और मुझे लगता है जो बच्चा इन क्वेश्चंस को कर लेगा उसे इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मोर देन इनफ क्वेश्चन आपके लिए मैंने दे दिए हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पसंद आई या नहीं है, या जो भी आपको लगा वो आप बता दीजिएगा, ठीक है। शेयर करना भूलना नहीं है, शेयर तुरंत करना है, ठीक है। और अगर नए आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो और अच्छी लग रही है, अच्छा समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।